हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और हम आज से एक एनसीईआरटी की सीरीज को शुरू करेंगे। आप लोग को पता है कि कहीं ना कहीं जो ये एनसीईआरटी है वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं जीएस के सारे पोर्शन को कवर करने वाले हैं और हम इसे क्लास 6 से अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले आपका ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, और इसी में पॉलिटी भी है और साथ ही इकोनॉमी भी है। तो हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरू करेंगे और बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे और हर चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसको हम देखेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ हमको लगेगा कि आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पे हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आप लोग को हमने पहले भी बताया था कि हम लोग जो है कि एनसीईआरटी को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो हम उसी सीरीज को शुरू करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ एंगेज होइए और लगिए। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं आप लोग, तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें एनसीईआरटी का रोल होता है। आप लोग भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से जानते हैं। जो भी अगर कोई यूपीएससी कर रहा है, मतलब अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है या शुरू करने वाला है, उसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है कि वो एक बार पूरा संपूर्ण अध्ययन कर ले। उसके बाद चाहे तो वो उसमें से चुन करके पढ़ सकता है, लेकिन अभी शुरू करने के लिए आपको एक संपूर्ण अध्ययन आपका होना चाहिए। तो मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को। और हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन को यहाँ पे देखेंगे। वो क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पर स्थानों की जो स्थिति है उसे हम लोग पहले देखते हैं। इसमें एक सबसे पहले कोड दिया हुआ है जो आर्यभट्ट का है। पृथ्वी अंतरिक्ष पर स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्रणालियों से घिरी हुई है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर का यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों का यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएं? आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछले कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं और एक रेलगाड़ी से अभी-अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना है। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। देखिए, एक्चुअली ये आपको मानचित्र का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा आपको पता है कि अगर आप देखें तो इस तरीके से देखिए ये बना हुआ है। इधर आपका ईस्ट होता है, एक तरफ ईस्ट है और दूसरी तरफ ये पश्चिम है, और ऊपर जो है उत्तर होता है, दक्षिण में आपका, और नीचे जो है दक्षिण होता है। इसमें देखिए अगर आपको रेलवे स्टेशन से कहीं भी जाना हो तो चले जा सकते हैं। विद्यालय से घर जाना है, ये आपका कॉलोनीज है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जो रेलवे है वो नगर पंचायत के पश्चिम में है, ठीक है। बैंक जो है नगर पंचायत के पूरब में है। रेलवे स्टेशन के पूरब में नगर पंचायत और बैंक दोनों हैं, ठीक है। इस तरीके से विद्यालय कहें तो रेलवे स्टेशन के दक्षिण में है। तो ये जो पूरा दिशा का ज्ञान है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। जो इस तरीके से बना हुआ है ऊपर, उसकी बात कर रहा है। चलिए इसकी बात कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि वे कुछ विशेष दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र को समझने में अधिक सहायक होते हैं। मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव, कस्बा या बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसे अति विशाल देश के संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। देखिए, मानचित्र के बारे में आपको यह बेसिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा है।
तो आप ये जान लीजिए, विश्व का कोई भी मैप हो, कोई भी मानचित्र हो, गांव का हो, जिले का हो, राज्य का हो, देश का हो, विश्व का हो, ठीक है, उसमें हमेशा ये जो दिशा होता है वो इसी तरीके से होता है। इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। इसी तरीके से ही सारे मानचित्र को देखे जाते हैं। अब देखिए एटलस क्या होता है। एटलस या फिर मानचित्रावली, मानचित्र का की एक पुस्तक या संग्रह होती है। देखिए एटलस जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो वहां पे हम आपसे कहेंगे कि भैया एटलस ले लेना, ठीक है। तो एटलस क्या होता है, एक कहें कि कई मैप का, कई मानचित्र का एक पुस्तिका होती है, एक संग्रह होता है। जैसा कि आप जानेंगे कि मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और यहाँ है आपका थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। कुछ होता है दूरी, दिशा, प्रतीक या चिन्ह, ठीक है। प्रतीक या चिन्हों का उपयोग भी मानचित्र में किया जाता है, जो कि किसी स्थान विशेष को या फिर किसी चिन्ह को, किसी राष्ट्रीय विरासत को वो व्यक्त करता है। जैसे नदी हुआ, ठीक है, तालाब हुआ, जंगल हुआ, और मान लीजिए और रेलवे स्टेशन है, राष्ट्रीय मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। तो ये सब चीजें अलग अलग चिन्हों से इसको प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। आइए एक लघु नगर के हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं, और मानचित्र जैसा यह यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप उस मैप पे 1 सेंटीमीटर को मापेंगे तो कहीं ना कहीं वो 500 मीटर के बराबर होगा। अब यह पुस्तक के अध्याय 5 के मानचित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, बाकी इस चीज को समझ लीजिएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप मतलब जो मानक मानचित्र होता है उसमें जो दूरी होती है वो स्केल के रेशियो में होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ 500 मीटर, तो इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर आप मैप में चलेंगे तो रियल में आप 500 मीटर के बराबर चलेंगे। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। ये हम उस पेज नंबर पे जाएंगे तो हम लोग अच्छे समझ लेंगे, इसको हम यहाँ पे समझने की आवश्यकता है नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिशा को और अच्छे इस कंपास के माध्यम से समझाया गया है। इसमें देखो आप, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम है, और ये आपका उत्तर और ये दक्षिण है। आप इसी के साथ ये भी देखो, पूर्व और उत्तर के बीच में आपका उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम के बीच में आपका उत्तर पश्चिम है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम है, और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है, ठीक है। तो आइए लघु नगर मानचित्र 1.1 के दाईं शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। यही है, ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व और दक्षिण या और तथा पश्चिम, इन्हें चतुर्दशी या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती बिंदुओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर अक्षर से अंकित एक तीर होती है जो उत्तर को इंगित दिशा करती है, मतलब उत्तर को ही रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ वो लिख देगा, ठीक है जी। तो आइए पता लगाए एक छोटा सा, ये देखो क्या है, एनसीईआरटी हमें हमेशा ही क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो जानने की, और आप क्वेश्चन कर करके सीखने की कोशिश करें, उसका ये उद्देश्य है। इसीलिए जो एनसीईआरटी लिखने वाली पूरी एक कमेटी थी, उस पर उन्होंने बच्चों के अंदर जिज्ञासा को बिल्ड करने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन के कर करके ये आपको सिखाने का कहीं एक तरीका लाती है, ठीक है। और आप देखिए उस जो भी ऊपर क्वेश्चन दिया था वो साथ में इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उसको आप लोगों से पहले क्वेश्चन करता है कि आप लोग खुद सोचें और उसको पता लगाएं। देखिए लघु नगर के मानचित्र पर पुनर्विचार कीजिए, दी गई सूची में सही और गलत का पहचान कीजिए, ये सब करने के वहां पे कह रहा है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या? प्रतीक चिन्ह जो है मानचित्र का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और अन्य अवयवों के लघु आकार हैं, लेकिन ऐसे नगर या एक
देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्र के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों एवं विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, तालाब, वन के प्रतीक चिन्हों, इस तरीके के मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दिए जा सकते हैं। तो चिन्ह का प्रयोग कहीं ना कहीं इन्हीं सब जगहों को मेंशन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि देखो आप मानचित्र पे सब कुछ रियल में बना करके नहीं रख सकते, क्योंकि मानचित्र छोटा होता है। आप हर घर दिखाओ, आप ठीक है, नदी बना दो, वो उसको छोटा छोटा चिन्ह के तौर पे रखते हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन आप बड़ा बना दिए तो छोटा सा एक चिन्ह होता है उसका, बस उतना ही मानचित्र में रहता है, जिसको देख करके आप समझ सकिए हाँ ये रेलवे स्टेशन है, ये विद्यालय है, ये कहीं ना कहीं रेलवे लाइन है, ये ताल है, ये नदी है, इस तरीके से वो मेंशन होता है। ठीक है, विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों को अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनसे कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 और 1.2 में दर्शाया गया है। ये 1.1 है एक्चुअली। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो चिन्ह। देखिए यहाँ पे ध्यान से, रेलवे लाइन जो होते हैं वो बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ये जो दिए हुए हैं, ये देखो ये है बड़ी लाइन, ठीक है, ये है छोटी लाइन, और ये रेलवे स्टेशन जो रेड से बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे सड़कें हैं, पक्की सड़कें ये होती हैं और कच्ची सड़कें ये होती हैं। सीमा है, तो सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। राज्य का सीमा जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जिला का जो सीमा है वो ऐसे देखने को मिलेगा। नदियों का जो चिन्ह है वो इस तरीके से मिलेगा। कुआं आपको ऐसे मिलेगा। तालाब, कहीं ना कहीं तालाब का चिन्ह ये है, और नहर, और ये नहर का यह सेतु ये है। देखिए मंदिर बिल्कुल ऐसे दिखता है। गिरजाघर ये है, मस्जिद इस तरीके से, और छतरी जो होता है जिसको उस स्तूप भी बोलते हैं वो इस तरीके से दिखता है। डाकघर पे आपको पीओ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय पे पीटीओ लिखा रहेगा और पुलिस स्टेशन पीएस लिखा रहेगा। ये बस्तियां जो होती हैं कुछ इस तरीके से दिखती हैं मैप पे, और कब्रिस्तान जो होते हैं कुछ इस तरीके से। जो वृक्ष होते हैं वो थोड़े से बड़े हरे होते हैं, और घास जो होते हैं वो छोटे छोटे हरे मैदान की तरह दिखते हैं। पृथ्वी पर मानचित्रण या फिर पृथ्वी का मानचित्र किस तरीके से होता है उसे हम लोग अब आगे अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। ठीक है, इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। हमें इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। ठीक है, कहने के लिए हम इसको गोलाकार कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्रुवों पे ये चपटी है, तो इसका आकृति थोड़ा सा नाशपाती की तरह होता है। नाशपाती वाला ज्यादा दबा हुआ होता है, ये उतना नहीं दबा हुआ है, थोड़ा सा ये। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रण करना संभव नहीं है, क्योंकि देखो 2D डायमेंशन, दो तलीय कहीं ना कहीं कागज पे आप 3D चित्रण कर पाए ये आसान नहीं है, क्योंकि आपको चारों तरफ से आपको दिखना चाहिए पृथ्वी पे क्या क्या चीजें हैं, तो ये आप पेपर पे कैसे बनाएंगे। ऐसा क्यों है इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 या 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उसे चपटा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप पाएंगे किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। देखो वही कह रहे हैं, 3D डायमेंशन पर कोई चीज कैसे कर पाएंगे। अब यह एक ग्लोब पर विचार कीजिए। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है, और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इसी पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। देखिए ग्लोब का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि ग्लोब का अध्ययन कर लिया तो मोटे तौर पर हम पृथ्वी का अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान मतलब होता है, गोलाकार होता है, इसीलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसे कुछ विशेषताओं का पता करें। देखिए इसके निर्देशांक को समझने की कोशिश करिए। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है।
ठीक है, दुकान कहाँ पर है। अतः आप उसे इस प्रकार के निर्देश देंगे। आप कहेंगे कि प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति से 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मुझे मिले। ठीक है, इस तरीके से आप उसको निर्देश देंगे। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज तक और दोनों के बीच अंक 1 से 8 लगाए जाते हैं। ठीक है, चित्र देखिए इसको देख लीजिए आप लोग। कहीं ना कहीं ये चित्र रहा जिसमें आपका क से लेकर के ये ज तक एक लाइन में लगा होता है और दूसरी तरफ आपका 1 से लेकर 8 तक ये लिखा हुआ होता है। जब आप कहेंगे कि आप चलो खा का मतलब 2 का खा, 2 का खा मतलब 2 हुआ ये और खा ये व्हाइट, तो वो इस तरीके से आप उसका निर्धारण कर सकते हैं स्थिति में। इस साधारण प्रणाली में खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी सामने वाले प्यादे को दो चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल खेल का आरंभ किया गया है। अतः प्यादा घ 2 से घ 4 की ओर आगे बढ़ा है। ठीक है, ये आप जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रखेंगे कहीं ना कहीं शतरंज में चेस में, तो आपको थोड़ा सा जानकारी इसमें हो जाएगा, और नहीं रखते हैं तो फिर आप थोड़ा सा कोशिश करिए रखने की, तो बेहतर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा चीजें। इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इनके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृत को ठीक निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें यह प्रणाली कैसे काम करती है। ठीक है, अब ग्लोब पे ये प्रणाली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले अक्षांश क्या होता है। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। ठीक है, ग्लोब आपको पता ही है, कहीं ना कहीं अगर उसका गोल वाला भाग को देखें जो पृथ्वी के समतुल्य है, तो ये आपका आकार बनता है। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, जो ऊपर है उत्तर की तरफ नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है जी, ऊपर की ओर नीचे क्या कह रहा है, ग्लोब घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थिर बिंदु 2 ध्रुव है। जब ये देखिए इस यहाँ से ये डंडी लगी होती है, आपको पता ही है, और ये कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, ऐसे, और इसके सहायता से इसको घुमाया जाता है। ग्लोब तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। जब इसको घुमाएंगे तो ये वाली जो लाइन ये ठीक है, ये यहाँ पे पूरी पृथ्वी घूमती है, इसीलिए इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये और ये ध्रुव कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा, विषुववृत्त रेखा, देखो ये होता है भूमध्य रेखा। ठीक है, जो बीचों बीच होता है, क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, उस वृत्त को पहचानिए जो इन्हें चिन्हित करता है। ठीक है, तो वृत्त को पहचान गए भैया, ये चिन्ह हो गया। कल्पना करिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, चलो कल्पना कर लो, और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, आप कल्पना करिए यहाँ पे आप खड़े हैं, और चाहे आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल किसी एक तरफ आप जा रहे हैं, कल्पना इस तरीके से करिए। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। ठीक है, जब आप इधर ऐसे यहाँ से इधर बढ़ेंगे, चाहे इधर से इधर बढ़ेंगे, ठीक है, तो जैसे बढ़ेंगे तो वैसे ही आपकी दूरी इस भूमध्य रेखा से बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, वैसे ही वो समझाना चाह रहा है कि जो अक्षांश बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, आप इस यात्रा के किसी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश या समांतर कहा जाता है। देखिए, इन्हीं रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी इस तरीके की रेखाएं हैं जो इस भूमध्य रेखा के 0 डिग्री रेखा के समांतर है, उसे ही भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसके समांतर जो है वो रेखाएं जो है वो भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है जी, ये वाली रेखाएं। ठीक, आगे देखते हैं। यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। तो ग्लोब देखिए, जब ये होगा तो ये पृथ्वी के चारों ग्लोब रेखा बनाएगी, आप लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, पुनः ग्लोब यह सुनिश्चित करना सरल है। पुनः ग्लोब पर सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त
विषुवत वृत्त है। देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएगी ये रेखाएं जो होती हैं वो छोटी होती जाती हैं, इसीलिए सबसे बड़ी जो रेखा होगी वो आपकी भूमध्य रेखा वाली रेखा होगी। ठीक है जी, इस चीज को समझ गए होंगे आप लोग। जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए छोटे वृत्त होते जाते हैं। अक्षांशों को अंशों या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त 0 अक्षांश 0 अंश या 0 अंश है, जबकि दो ध्रुवों का अक्षांश क्रमशः 90 अंश और 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 अंश उ या फिर 90 अंश द के रूप में भी लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है, होती है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों में किसी एक ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और यह जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। ठीक है, इसको समझते जाइएगा ध्यान से। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत या ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। देखिए ये आपका ग्लोब है एक्चुअली, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपका जो ये लाइन है ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक, और इसी के समानांतर देखेंगे आप ध्यान से तो ये कई लाइनें हैं, ठीक है, ये सब सर्कल है। और जैसे ही आप भूमध्य रेखा से आपका उत्तरी ध्रुव हुआ और ऐसे ही आपका नीचे भी है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, ये नीचे यहाँ पे जो आपको कहीं दिख नहीं रहा है दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या कह रहा है, इसके समानांतर जितने भी रेखाएं हैं वो भी आपके अक्षांश कहलाते हैं। इस 0 अंश के इसके जो रेखाएं हैं इसको विषुवत रेखा कहते हैं, और जो ये खड़ी लाइनें हैं इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, और ये हमें कहीं ना कहीं स्थिति बनाने में, किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए देशांतर और अक्षांश का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। आप विज्ञान में भी यह सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना करिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। यह ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल अथवा स्थानों पर मध्याह्न शाम या फिर रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देशों में मध्याह्न भोजन का समय होता है, और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि का भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर का माप द्वारा उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रयुक्त यामोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनिच यामोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1984 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड के लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 अंश देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, और पश्चिम हो या पूरब इसका माप 0 से 180 तक बढ़ता जाता है। इसमें पश्चिम के लिए प, पूरब के लिए पू वर्णों से जोड़ा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 पा है, मतलब पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 पूर्व है और टोक्यो का 140 पूर्व है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 उत्तर अक्षांश और 77 पूर्व देशांतर पर स्थित है तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानित रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें नीली रेखाओं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर यामोत्तर को दर्शाया गया है। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें
ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, वो आपने जो पीछे आप देखा है आपने, ये ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय मानक टाइमलाइन है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पे जो टाइम होगा ये इसी के समतुल्य होगा। ठीक है, यहीं से हम मतलब कहें तो घड़ी की सुई यहीं से शुरू होती है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर इसी पर से हम खड़े खड़े पृथ्वी को काटें तो ये वाला जो है वो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, जो ये वाला हिस्सा है, और जो ये वाला हिस्सा है ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। अगर हम इसे भूमध्य रेखा से बीच से काटे तो ये वाला आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, और नीचे वाला जो होता है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जो यह मैप दिया हुआ है इसमें आपको अक्षांश और देशांतर अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए, ये रहा दिल्ली आपका। ठीक है, ये क्या है? ये आपका देशांतर रेखा है 78.8 अंश पूर्व। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, कहने मतलब है। अब समय क्षेत्र क्या होता है? टाइम जोन को समझना। ग्लोब पर पुनः पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है पश्चिम से पूरब की ओर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर पश्चिम से पूरब की ओर घुमाते हैं तो समझ लीजिए कि ऐसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर वो घूमती है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक पूरा चक्कर जो है वो 360 अंश के बराबर है। इसका अर्थ है कि प्रति घंटा वह, ठीक है, प्रति घंटा 15 अंश घूमता है। अब प्रत्येक 15 अंश पर देशांतर के यामोत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य यामोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हमें 0 अंश, 15 अंश पूर्व, 30 अंश पूर्व, 45 अंश पूर्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 15 अंश जोड़ते हुए 180 अंश पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 अंश यामोत्तर पर स्थानीय समय 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 अंश पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 अंश पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विस्तारित होते हैं। उदाहरणतः यदि 15 अंश पर पश्चिम पर स्थानीय समय 11 बजे का है तो 30 अंश पश्चिम पर प्रातः 10 बजे होंगे, और इसी क्रम में समय घटता है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस विधि पर पृथ्वी पर किसी भी स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जाता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामोत्तर पर आधिकारिक एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच टाइम से स्थानीय समय से 5.5 घंटे आगे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डाटा है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 अंश के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। पृष्ठ 21 पर देखिए और विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनके मानक समय प्राप्त करने के लिए जीएमटी में जोड़ें यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटाएं यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, जैसा चिन्ह रहेगा वैसा आप उसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिएगा। देखिए, अगर आपका देखिए यूरोप है, और इसी के बगल में जस्ट आपका इंग्लैंड है, और इसी इंग्लैंड से आपका जो अंतरराष्ट्रीय टाइमलाइन है वो गुजरता है। देखिए 0 अंश जो देशांतर है। अब इसके जो पूर्व होंगे, ठीक है, जो पूर्व होंगे इसमें क्या होगा, टाइम आगे चलेगा, और जो पीछे रहेगा वो आपका टाइम, जो इसके पश्चिम होंगे उसमें टाइम पीछे चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका समय आगे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे शाम हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में शाम के 5:30 बजेंगे, और यहाँ पीछे चलेगा। ठीक है, ये 5:30 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो भारत का टाइमलाइन है, ये वाला देखो, भारत है ना, ये वाला हमारा प्यारा भारत,
ठीक है, ये है आपका 82.5 अंश भारत का अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन। और वहां पे 5.5 घंटे हम लोग समय यहाँ से अकॉर्डिंग आगे हैं, इसीलिए ये चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार 1.9 में चित्र 1.9 भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के जीएमटी के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनविच पर स्थित मुख्य यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा 180 देशांतर पर है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ग्रीनविच पर स्थित मुख्य यामोत्तर, ठीक है, जिनके विपरीत की रेखा लगभग 180 अंश पर है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए अंतरराष्ट्रीय जो टाइमलाइन है, अंतरराष्ट्रीय जो समय का मापन मानक रेखा है, वो समय को, टाइम को डिसाइड करता है, और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये डेट को, दिन को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। देखिए तिथि का, ये देखिए तिथि का परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन मान लीजिए सोमवार से रविवार घट जाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार चले जाएंगे, मतलब आगे चले जाएंगे। देखिए, अगर आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो आपका एक दिन घट जाता है, और पश्चिम की ओर से अगर आप पूरब की तरफ जाते हैं इस रेखा को पार करते हुए तो उसमें एक दिन जुड़ जाता है। ठीक है, हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 अंश देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। देखिए आप इसको, यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये रेखा एक्चुअली यहाँ से गुजरती है। ये हो सकता है नीचे दिया हो तो उसमें चाहे नहीं दिया है, हम इसको अपने लेक्चर में समझा देंगे जब हम बोर्ड पे समझाने का काम करेंगे। बाकी इस लेसन में इतना ही दिया गया है, इसके आगे कुछ चीजें डिस्कस नहीं हुई हैं, तो हम लोग इसको आगे समझेंगे अच्छे से। हाँ, कोई भी चीज आप लोग को कुछ कमी दिखती होगी तो जरूर बताइएगा। और ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, इसमें हमको पता है कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, और हम अभी ट्रेंड भी नहीं है, तो हम हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन आप लोग हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करिए, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए, तो हम एक कहीं ना कहीं जितनी भी कमियां हैं उसको हम सुधारेंगे, सही करेंगे। और जब आप लोग सही फीडबैक देंगे तो उस पर हम काम भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।